हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ई विद्यालय दी लर्नालय। आज क्लास में हम पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेशन के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं टॉपिक ये जान के कि रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है। तो बच्चों, रेस्पिरेशन का मतलब होता है जो हमने न्यूट्रिशन से ग्लूकोज को प्राप्त किया है उसको ब्रेक डाउन करके एनर्जी को ऑब्टेन करना, इसी को हम कहते हैं रेस्पिरेशन। अगर मैं इसको आसान शब्दों में कहूँ, जैसे आपके 6th क्लास और 7th क्लास के बुक्स में लिखा गया है, उसमें लिखा गया है द ब्रेक डाउन ऑफ फूड टू गेट एनर्जी। तो बच्चों, फूड से क्या मिल रहा है, ग्लूकोज ही तो मिल रहा है जो कि टूट करके एनर्जी दे रहा है, तो इसी को हम कहते हैं रेस्पिरेशन। तो यहाँ पर भी मैंने यही लिखा हुआ है, द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम द ब्रेक डाउन ऑफ द फूड यानी ग्लूकोज इन द सेल इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। तो बच्चों, रेस्पिरेशन को हम सेलुलर रेस्पिरेशन भी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि ये एक सेल में ही होता है। तो अब बच्चों, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन दो तरीके से हो सकता है, या तो जब भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन प्रेजेंट हो यानी एरोबिक तरीके से, या फिर दूसरे तरीके से जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो या फिर बिल्कुल भी ना हो, जिसको हम कहते हैं अनएरोबिक तरीके से। तो आइए बच्चों, इन तरीकों को पढ़ते हैं। तो बच्चों, ग्लूकोज जो होता है वो होता है 6 कार्बन मॉलिक्यूल। अगर आपने इसका फॉर्मूला देखा होगा तो C6H12O6 होता है ना। तो अब ये 6 कार्बन मॉलिक्यूल है। अब सेल के साइटोप्लाज्म में क्या होता है, ये 6 कार्बन मॉलिक्यूल एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल वाले सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है, कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम कहते हैं पाइरूवेट। और ये प्रोसेस बच्चों बिना ऑक्सीजन की मदद से हुई है। तो याद रखना, ये एक अनएरोबिक प्रोसेस है, अनएरोबिक प्रोसेस है। फिर पाइरूवेट में कन्वर्ट होने के बाद अब मान लो हमारे पास बहुत सारा ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तब क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाइरूवेट ब्रेक डाउन होकर के कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बनाएगा। ऐसे केस में सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। तो मतलब सबसे ज्यादा एफिशिएंट वे ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज क्या है? एरोबिक तरीका। अगर हम बात करें अपने मसल सेल में, जहां पर ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में प्रेजेंट नहीं हो पाता, जब हम बहुत हैवी एक्सरसाइज करते हैं, होता क्या है, जिस रेट में ऑक्सीजन हमारे मसल्स को चाहिए होता है एनर्जी को बनाने के लिए ताकि हम वो हैवी एक्सरसाइज कर सके, उस रेट में हमें ऑक्सीजन नहीं मिल पाता। तो उस केस में क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तब क्या होता है कि पाइरूवेट जो है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ये भी 3 कार्बन मॉलिक्यूल है और एनर्जी देता है। अब ये लैक्टिक एसिड बच्चों यही क्रैम्प कॉज करते हैं हमारे मसल्स में। ठीक है, ये आपकी छोटी क्लासेस में क्वेश्चन आ सकता है और आपकी बड़ी क्लासेस में भी क्वेश्चन आ सकता है कि क्यों हैवी एक्सरसाइज करने के बाद या फिर रनिंग के बाद हमें अपने मसल्स में क्रैम्प्स महसूस होते हैं। तो आपको भी यही बताना है कि ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइजेस हमारी मसल्स को उस रेट में ऑक्सीजन नहीं मिल पाता जिसमें उसको ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से वहाँ पर अनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है और लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है, जो कि हमारे मसल्स में वेयर एंड टियर कॉज करता है, यानी क्रैम्प कॉज करता है। अब आप इससे बच कैसे सकते हैं बच्चों? बहुत आसान तरीका है। इसके लिए क्या करना है, क्योंकि ये लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से ब्रेक डाउन हुआ था, तो हमें क्या करना है, ऑक्सीजन यहाँ पर सप्लाई करना है। और ऑक्सीजन सप्लाई करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आपकी जो हार्ट बीट है वो तेज हो जाए। तो हम ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं जैसे गर्म पानी से नहाना या फिर हॉट ऑयल से मसाज लेना। इससे क्या होता है, जो हमारा रेट ऑफ सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन होता है वो इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से ये लैक्टिक एसिड वापस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हमें क्रैम्प में रिलीफ महसूस होता है धीरे धीरे। अब हम बात करते हैं जब बिल्कुल भी ऑक्सीजन ना हो। ठीक है, तो बच्चों ये आपने पढ़ा भी होगा अपनी छोटी क्लास में, फर्मेंटेशन के रूप में। इसको भी पढ़ा होगा फर्मेंटेशन के रूप में। फर्मेंटेशन में क्या करता था, ये शुगर केन के रस को वो अल्कोहल में कन्वर्ट कर दे रहा था, है कि नहीं। तो इसी को ज़्यादा डिटेल में लिखा गया है कि जब ऑक्सीजन का बिल्कुल एब्सेंस होता है तो ईस्ट क्या करता है, ग्लूकोज को, जो कि पाइरूवेट में कन्वर्ट हो जाता है साइटोप्लाज्म में, वो उसको कन्वर्ट कर देता है इथेनॉल में, जो कि 2 कार्बन मॉलिक्यूल है। इथेनॉल का फॉर्मूला तो आपको पता है ना, C2H5OH एथेनॉल ग्रुप है। ठीक है, इथेनॉल में कन्वर्ट कर देता है, जो कि एक तरह का अल्कोहल है। बच्चों, ये प्राइमरी अल्कोहल है जिसका इस्तेमाल हम वाइन बनाने में, रम बनाने में, जितने भी अल्कोहलिक ड्रिंक होते हैं ना वो एथेनॉल से बनते हैं। सिर्फ अल्कोहलिक ड्रिंक ही नहीं, बल्कि बहुत सारी दवाएं जैसे कफ सिरप, टिंचर ऑफ आयोडीन और भी बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो इस एथेनॉल से बनाई जाती हैं। और इसमें निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। सबसे कम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो इसी वे में निकलती है। मतलब जितना ज़्यादा ऑक्सीजन होगा उतना ही ज़्यादा एफिशिएंट ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज होगा। तो हमने देखा कि कैसे ग्लूकोज ब्रेक डाउन होकर एनर्जी दे रहा है। तो अब हम ये बात करते हैं कि एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर होती है। तो बच्चों, ये एनर्जी स्टोर होती है एटीपी के फॉर्म में, जिसको हम कहते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एक तरीके का एनर्जी मॉलिक्यूल है। इसको हम एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। अब ये एनर्जी को स्टोर कैसे करता है? तो बच्चों, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट आप स्क्रीन पे देख सकते हो। बेसिकली इसमें क्या है, 3 फॉस्फेट ग्रुप है। ठीक है, होता क्या है, पहले ये होता है एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। यहाँ पर 2 फॉस्फेट ग्रुप होते हैं।
तो जब फूड से एनर्जी रिलीज होती है, ये डाइफॉस्फेट ग्रुप में एक और फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाता है, बॉन्ड बना लेता है और बना लेता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो बच्चों ये एक्स्ट्रा जो बॉन्ड बना, इसको बनाने के लिए बहुत हाई अमाउंट में एनर्जी हमें चाहिए। तो अब एनर्जी हमने फूड वाली लगाई और ये बॉन्ड बना दिया, ठीक है। तो जब इस बॉन्ड को बनाने में इतनी सारी एनर्जी लगी, तो जब ये बॉन्ड टूटेगा तो वही एनर्जी वापस रिलीज हो जाएगी। तो होता क्या है कि जब भी सेल के अंदर कहीं पर भी एनर्जी की जरूरत है, तो वहां पर एटीपी मॉलिक्यूल्स चले जाते हैं और फिर ये जो एक्स्ट्रा जो बॉन्ड बना है ट्राइफॉस्फेट वाला, वो टूट जाता है और वापस से एडेनोसिन डाइफॉस्फेट बन जाता है। तो आप देख सकते हो बच्चों कि ये जो एनर्जी है वो एक रिन्यूएबल एनर्जी है कि नहीं। तो जो हमारी बॉडी के अंदर जो एटीपी में कन्वर्ट हो रहा है एनर्जी स्टोर करने के लिए, फिर एटीपी में कन्वर्ट कर रहा है एनर्जी रिलीज करने के लिए, ये एक रिन्यूएबल एनर्जी है, रिसाइकिल हो रही है बार बार, है ना। तो आई होप आपको सेलुलर रेस्पिरेशन समझ आ गया होगा। तो अब बात करते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की। तो बच्चों हमने देखा कि रेस्पिरेशन तो हर एक सेल में होता है, तो जब रेस्पिरेशन हर एक सेल में होगा तो हर एक सेल तक ऑक्सीजन पहुंचनी भी तो ज़रूरी है। और जब वहाँ से रेस्पिरेशन होने के बाद हमने देखा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को भी तो बाहर निकालना ज़रूरी है, क्योंकि वो तो एक तरह का वेस्ट मटेरियल है। तो ये अचीव कैसे होता है? एक सिंगल सेल का ऑर्गेनिज्म होता तो वो डिफ्यूजन कर लेता तो सभी बात, लेकिन हम मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म है, हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे सेल्स हैं, तो हर एक सेल तक डिफ्यूजन से ऑक्सीजन पहुंचने में और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलने में 100 से भी ज़्यादा साल लग जाएंगे। तो इसी चीज़ को अवॉइड करने के लिए हर एक कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म अपने लिए एक रेस्पिरेशन का मेथड डेवलप करता है, और इंसानों ने भी एक ऐसा ही रेस्पिरेटरी सिस्टम अपने डेवलप किया है, जिसको हम कहते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम से इंसान अपने बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को हर एक सेल तक पहुंचाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को हर एक सेल से बाहर निकाल करके हवा में रिलीज करता है। तो आइए इसको डिटेल में पढ़ते हैं। तो बच्चों ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर ब्रीथिंग होती है, फिर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है और फिर सेलुलर रेस्पिरेशन होती है। ब्रीथिंग का मतलब क्या होता है? इनहेलेशन, मतलब हवा को बॉडी के अंदर लेना एंड देन हवा को बॉडी के बाहर छोड़ना, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस का मतलब हमारी बॉडी के एक पर्टिकुलर हिस्से में जो हवा के अंदर ऑक्सीजन है उसको ब्लड के अंदर लिया जाता है एंड देन, और जो हमारे ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है उसे वापस उस जगह पे छोड़ दिया जाता है जहाँ से वो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी से बाहर चली जाए। और तीसरा सेलुलर रेस्पिरेशन। तो बच्चों जब ऑक्सीजन हमारे ब्लड से हर एक सेल तक पहुंच जाएगा तो वहाँ पर सेलुलर रेस्पिरेशन हो जाएगी, जिसके बारे में हमने पहले ही पढ़ लिया है। तो बच्चों ब्रीथिंग के अंदर क्या होगा? ऑक्सीजन बॉडी के अंदर लिया जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर छोड़ा जाएगा। और आप अब इस डायग्राम को ध्यान से देखिए और हवा के साथ साथ चलिए और समझिए कि हर एक पार्ट में क्या क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले हम नाक से हवा लेंगे, ऑक्सीजन रिच एयर, ठीक है। अब नेसल कैविटी से जाएगा ये कहाँ पर? फेरिंक्स। बच्चों फेरिंक्स ऐसी जगह है जहाँ पर हमारी विंड पाइप, इसको हम ट्रैकिया कहते हैं, और ईसोफेगस या फिर ओसोफेगस जिसको हम कहते हैं फूड पाइप, कह लो यहाँ पर जुड़ी होती है या फिर यहाँ से अलग होती है, ठीक है। फिर फेरिंक्स से जाएगा लैरिक्स पर, ये लैरिक्स है, इसको हम कहते हैं वॉइस बॉक्स। फिर हवा जाएगी ट्रैकिया में। ट्रैकिया में आप देख सकते हो ये ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर है ना, रिंग्स जैसे, इनको कहते हैं बच्चों रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज जो स्ट्रक्चर है ये विंड पाइप को कोलैप्स होने से बचाते हैं जब यहाँ पर हवा की कमी होती है। इन रिंग्स ऑफ कार्टिलेज लाइक स्ट्रक्चर्स का एग्जांपल आप अपने घरों में भी देख सकते हैं, जैसे आप वॉश बेसिन के नीचे जो पाइप लगी होती है, आपने कभी नोटिस किया है, वो ऐसी ऐसी होती है कि नहीं। अब ये रिंग्स की वजह से क्या होता है, जब कभी भी सिंक के अंदर वैक्यूम क्रिएट हो जाता है इस पाइप के अंदर, तो ये कोलैप्स नहीं होती, अपने अंदर की ओर बंद नहीं होती। फिर विंड पाइप से हवा जो जाती है वो जाती है हमारे ब्रोंकाइज में। फिर और छोटी छोटी इसमें बढ़ जाते हैं जिसको हम कहते हैं ब्रोंकियोल्स, और फिर हर एक ब्रोंकियोल्स के एंड में हम देखते हैं एल्वियोलर साइकिल। इनको अगर जूम करके देखेंगे तो इनको हम एल्वियोलाई भी कहते हैं। तो हमने क्या देखा कि ऑक्सीजन जो रिच एयर है वो नॉस्ट्रल से नसल पैसेज, फिर फेरिंक्स, फिर लैरिक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियस, एल्वियोलाई। और ये एल्वियोलाई जो होते हैं ये जुड़े होते हैं ब्लड वेसल्स से। अब ब्लड वेसल्स के अंदर बहता है खून, है कि नहीं, और खून के अंदर होता है हीमोग्लोबिन, जो कि इस हवा के अंदर से ऑक्सीजन को क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लिया, और ब्लड के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो ब्लड के अंदर का जो वाटर कंटेंट है उसी में मिक्स हो जाती है, और जब वो एल्वियोलाई के कांटेक्ट में आती है, एल्वियोल के पास आती है, तो वहाँ पर जो हमारी बॉडी उस पर प्रेशर डाल रही है जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड हमारे ब्लड में घुली हुई है, वो प्रेशर हट जाता है।
जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड है ये वापस एल्विलाई में रिलीज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो हम देख सकते हैं कि एल्विलाई ऐसी जगह है जहाँ पर एक्चुअल में ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करी जा रही है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करी जा रही है। ठीक है, तो अब कार्बन डाइऑक्साइड जब रिलीज कर देंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड फिर से ब्लड कैपिलरी से एल्वियोल सैक, फिर ब्रोंकियोल, फिर ब्रोंकाई, फिर ट्रैकिया, फिर ऐसे करते करते वो हमारे नाक से कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर बाहर आ जाएगी। तो इसीलिए इस एल्विलाई को हमारी बॉडी में डिज़ाइन ही ऐसे किया जाता है ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम सरफेस एरिया क्रिएट कर सके, ताकि एफिशिएंटली और ज़्यादा मात्रा में एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो सके। ठीक है बच्चों, तो यही है हमारा रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग। तो आई होप बच्चों आपको रेस्पिरेशन और ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपके कोई डाउट्स हैं इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं ये मेक श्योर करूँगा कि मैं आपके डाउट्स को सॉल्व कर सकूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।